हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीट लेवल 2 के अंतर्गत साइंस के अंतर्गत दिए गए टॉपिक दाब के बारे में। इससे पहले की वीडियोस आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर के मिल सकती है। आप फर्स्ट वीडियो से देखते हुए आइए, आपकी जो है लगभग साइंस आधी होने आ गई है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं दाब के बारे में और दाब होता क्या है वह क्लियर करते हैं। देखिए, दाब दाब को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेशर। और दाब से तात्पर्य है कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा दोस्तों, ये आप समझ करिए कोई एक वर्गाकार बॉक्स है यानी वर्गाकार डिब्बा है, जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं, कुछ फोर्स लगाते हैं यानी अपन क्या करते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, तो बल लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, बक्सा आगे की ओर खिसक सकता है या बॉक्स पीछे की मतलब जो है आगे खिसकेगा। यहाँ तो देखे तो अगर यहाँ से भी हम फोर्स लगा दें तो ये हो सकता है न्यूट्रल ना भी खिसके और इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए कि किसी वस्तु के ऊपर बल लगाने पर तो वस्तु गति की ओर चलती है और ये सब बातें तो हम कर चुके हैं। तो दाब क्या है, दाब का मतलब होता है कि आप जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हो और उस वस्तु की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे हम दाब कहते हैं। अब प्रति इकाई से तात्पर्य क्या है, मान लीजिए ये जो बॉक्स है इसका एरिया है आपके 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, तो इस 4 मीटर स्क्वायर में आपको ये देखना है कि इसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर इसके अगर जो टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं तो इसके एक प्रत्येक इस छोटे से भाग पर, इस छोटे 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 भाग पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो आप दाब से क्या समझे कि किसी भी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि दाब के बराबर में ही क्या होगा दोस्तों, तो दाब बराबर होगा आपके बल बटे क्षेत्रफल। आज समझ में आ गई। तो दाब बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। ये तो हुआ फॉर्मूला और ये डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। अब आप इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए यहाँ पर। तो डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल किसी सतह, सॉरी किसी तरह नहीं भाई, किसी सतह, किसी तरह तो क्या तात्पर्य हुआ, ठीक है, ये थोड़ी सी देखिए, किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, दाब कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और दाब बराबर जो फॉर्मूला है वो मैं ऊपर लिखवा ही चुका हूँ आपको कि बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो अब मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स में हर एक जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, चाहे दाब बढ़ा, चाहे हमने बल पढ़ा हो, चाहे हमने जो है पीछे गति पढ़ी हो, उन सभी की एक यूनिट होती है, एक मात्रक होता है। तो आपको दाब का एसआई मात्रक याद रखना है। तो इसका एसआई मात्रक, ठीक है, तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह क्या है, न्यूटन, यानी कि फोर्स, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो जो दाब का एसआई मात्रक है वह क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसे दोस्तों आजकल क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। और पास्कल को शॉर्टकट में आप पीए कह सकते हो। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे जो है पास्कल भी कह सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है।
अब इसी के संबंधित एक पॉइंट आपको जो समझ आना है या याद आपको रखना है वो ये है कि क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दोस्तों उतना ही दाब क्या होगा, कम होता जाएगा, और क्षेत्रफल जितना कम होता जाएगा दाब उतना ही बढ़ता जाएगा। कैसे, वो मैं भी समझाता हूं। पहले आप लिख लीजिए कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, दाब कम होगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर देखें तो दाब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके बल बटे क्षेत्रफल था। ठीक है, तो बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर एक बात नोट करने की है, अगर आपको संख्यात्मक रूप से दिखाऊं तो कि बल आप मान लीजिए 4 न्यूटन लग रहा है, ये दोनों बार फिक्स है। ठीक है, बल तो कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। एक बार तो आपके एरिया जो है यानी क्षेत्रफल है वो आता है 2 मीटर स्क्वायर, और एक बार आपने एरिया ले लिया 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप प्रेशर निकाल रहे हो तो P बराबर एक बार तो आएगा 4/2, और एक बार यानी ये P1 ये P2, और दूसरी बार क्या आएगा 4/5। यहाँ P1 की वैल्यू आ जाएगी 2 पास्कल, और यहाँ P2 की वैल्यू आ जाएगी 0.8 पास्कल। बात समझ में आई? तो F दे दिया गया, A1 दे दिया गया, A2 दे दिया गया। सीधी बात है, देखो क्षेत्रफल बड़ा कहाँ है, A2 में, तो क्षेत्रफल बड़ा था तो दाब कम आया है या नहीं, आ गया ना, 0.8 पास्कल आया। जबकि क्षेत्रफल कम था 2 मीटर स्क्वायर, तो दाब बड़ा है या नहीं, 2 पास्कल, बड़ा ही तो है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। और आप अगर डायग्राम से समझना चाहते हैं तो देखिए भाई, एक तो इतना बड़ा क्षेत्रफल है और एक जो है हमने ये लिया है। अब अगर इसके 4 टुकड़े कर दिए जाएं तो देखिए कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, जबकि अगर इसके 4 टुकड़े किए जाए तो कितना छोटा आ रहा है। यहाँ जो बल लगेगा, यहाँ जो बल लगेगा वो अगर हम इस पर्टिकुलर भाग पर बात करें, ये जो पूरा येलो कर रहा हूँ इस भाग पर, तो किस, देखिए यहाँ पर भी हमने F लगाया है और यहाँ पर भी F लगाया और इसी भाग में देखा, तो बताइए कि बल कहाँ ज़्यादा काम कर रहा होगा, क्या इस वाले भाग पर काम कर ज़्यादा करेगा या इस वाले भाग पर? तो ऑब्वियस सी बात है इस भाग पर ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ छोटा भाग है और बल अगर थोड़ा भी होगा तो छोटा भाग तो आगे खिसक सकता है, लेकिन एक बड़े भाग को खिसकाने के लिए बल हमें बढ़ाना होगा। तो क्षेत्रफल अगर कम होगा तो भाग अपने आप ही छोटा होता जाएगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ऑटोमेटिकली ही बढ़ता जाएगा। ये मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से और एक न्यूमेरिकल में भी समझा दिया कि आपको अगर वैल्यूज में भी पता चल जाए, भाई देख लो कम हो रहा है या नहीं, क्योंकि आपको लग सकता है कि आपको ये लगे कि ये तो केवल कहने की बात होगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है मैथ्स भी आपको प्रूव करके दिखा रही है। अब दोस्तों देखिए, ये जो पास्कल साहब है भाई, जो हमने लिखा पीछे कि ये पास्कल यूनिट हमने दी है किसकी, प्रेशर की। तो ये पास्कल है ना, ये कौन था? ये पास्कल था दोस्तों जो द्रव होते हैं उनका विस्तृत अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक, और वो वैज्ञानिक का पूरा नाम जो था वो था ब्लेज पास्कल। क्या नाम था? ब्लेज पास्कल। इस ब्लेज पास्कल के नाम पर ही प्रेशर की यूनिट ही बन गई है क्या, पास्कल। ये बात भी आपको समझनी चाहिए, हो सकता है आगे हमारे काम आए, कहीं पे पूछ लिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि राशियां जो होती है वो मैंने आपको पीछे बता रखा है कि एक कुछ होती है राशियां सदिश, कुछ होती है अदिश। तो ये दाब है, ये जो है दोस्तों इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इस वजह से दाब एक अदिश राशि है। क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो दाब के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, दाब जो है दोस्तों प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है।
दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और आपको इसको अगर न्यूमेरिकली में लिखना चाहते हैं तो एफ अपॉन में ए भी कह सकते हो, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए होता है, ठीक है। और इसका ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आया, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल को मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा ही मात्रक बन गया पास्कल का, ठीक है, अरे सॉरी प्रेशर का। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अब जो है पास्कल कहा जाता है। ये पास्कल कौन है, तो यह पास्कल जो है दोस्तों द्रवों के बारे में या द्रवों के अंतर्गत मात्रकों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाला एक वैज्ञानिक है, जिसका पूरा नाम मिलता है ब्लेज पास्कल। उसी के नाम पर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक सांकेतिक रूप में पास्कल कह दिया गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो दाब घटेगा और क्षेत्रफल घट रहा है तो दाब बढ़ेगा। ये एक दूसरे के इन्वर्स चलेंगे। वो आपको यहाँ पर भी पता चल रहा है कि अगर हम बल को जो है कांस्टेंट कर देते हैं तो दाब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षेत्रफल, यानी दाब जो है व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, ठीक है। फिर मैंने ये आपको यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से न्यूमेरिकल लेकर के समझा दिया कि अगर बल जो है 4 न्यूटन फिक्स रखा जाए और एरिया एक बार 2 मीटर लिया जाए, एक बार बल से ज़्यादा लिया जाए यानी कि 5 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रेशर कम हुआ और क्षेत्रफल घटने पर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। दाब के पास में केवल और केवल क्या होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इस वजह से दाब एक अदिश राशि है। ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि द्रवों में जो दाब होता है उसके बारे में, ठीक है। तो प्रेशर इन लिक्विड्स, ठीक है। तो अब टॉपिक डालिए द्रवों में दाब, ठीक है। तो द्रव जो होते हैं उनके अंतर्गत दाब कैसे लगता है, कहाँ किस डायरेक्शंस में लगता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि कौन कितना लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है, ये पता कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो द्रव पदार्थों का दाब जो है दोस्तों किसके कारण होता है, तो द्रव पदार्थों का जो दाब होता है वो उनके भार के कारण होता है। तो ये पॉइंट आप एक तो लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि द्रव पदार्थों का दाब, द्रव पदार्थों का दाब उनके भार के कारण होता है, उनके भार के कारण होता है, ठीक है। तो किस कारण से होता है, तो द्रवों में जो दाब होता है वो उन द्रवों के जो द्रव पदार्थ है उनके अंतर्गत जो कण है उसके जो वेट है, उसका भार है, उस भार के कारण जो है द्रवों में क्या होता है दोस्तों, दाब होता है। दूसरी बात, द्रव के जो अणु होते हैं वो आप लोग जानते हैं कि मुक्त गति कर सकते हैं। ठोस के बहुत अधिक होते हैं पास में और द्रव के थोड़े से दूर दूर होते हैं, गैस के बहुत ही ज़्यादा अलग ही होते हैं। मतलब गैस के अणु कहीं पर भी जा सकते हैं, द्रव के भी जा सकते हैं लेकिन थोड़े से कम गैस के तुलना में, और ठोस के बिल्कुल नहीं जा सकते। तो द्रव के जो अणु है वो विभिन्न दिशाओं में रैंडमली मोशन कर सकते हैं, यानी अनियमित मोशन कर सकते हैं, अनियमित गति कर सकते हैं। तो जब अनियमित गति करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, द्रव के अणु परस्पर खुद तो टकराते ही हैं एक दूसरे से, साथ ही साथ उन्हें जिस द्रव में भरा गया है उस द्रव की दीवारों से भी टकराते हैं। और जब द्रव की दीवारों से टकराते हैं या द्रव के तली में टकराते हैं, देखिए मैं एक डायग्राम बता देता हूँ आपके सामने तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये बनाया मैंने, इसके अंतर्गत मैं पानी भी भर देता हूं, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखिए इसके अंतर्गत अब जो है मैंने ये लीजिए पानी भी भर दिया, ठीक है। ये द्रव जो है वो भर दिया मैंने, आप ऐसा मान लीजिए। और इस द्रव के अंतर्गत मैंने क्या करा कि एक कण भी ले लिया, ये लीजिए, ये लाल एक पानी का कण लिया, ठीक है। तब बड़ा होता नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए। मान लीजिए ये एक पानी का कण हमने जो है ले लिया। अब ये पानी का कण जो है दोस्तों क्या करेगा, तो ये पानी का कण एक तो इस तरफ प्रेशर लगाएगा इस दीवार के ऊपर, ठीक है, एक इस तरफ लगाएगा, एक नीचे लगाएगा, ठीक है। ऊपर से तो प्रेशर आ रहा है क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर लगता ही है, ठीक है।
तो अब देखो ये हमने जो एक कण लिया है, ये एक हमने पानी का कण लिया, ये कण क्या कर रहा है, दीवारों पर चारों ओर जो है क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ भी कोई कण होगा, वो क्या करेगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी कोई कण होगा, यहाँ भी कोई कण होगा। इस प्रकार से जो पानी के कण हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर तो प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि देखो ये अब इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। तो ये एक दूसरे पर तो प्रेशर लगाएंगे ही, एक दूसरे पर दाब तो लगाएंगे ही, साथ ही साथ ये क्या करेंगे, जो भी आपका बर्तन है, जो भी आपने पात्र लिया, उसकी दीवारों से भी ये टकराएंगे और दीवारों पर भी ये दाब लगाएंगे। ठीक है, तो आपके अब जो ये द्रव जिसके अंदर भरा गया है, उस पात्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही द्रव का क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो बात पीछे ही मैं बता चुका हूं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। तो द्रवों में अगर आपको पूछा जाए कि द्रव में दाब क्या होता है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब, द्रवों के द्वारा लगाया जाने वाला बल ही द्रवों का दाब कहलाता है। ठीक है, ये बात तो हुई आसान सी कि भाई द्रवों में दाब क्या होता है। लेकिन जब इसकी गणना की बात होती है तो आप लिख सकते हैं द्रवों में दाब व गणना। ठीक है, किसकी गणना, तो दाब की ही गणना हम करना सीख रहे हैं कि दाब को जो है द्रवों के अंतर्गत कैसे आप निकालोगे। तो आपको यहाँ एक और डायग्राम बना करके मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से मान लीजिए एक कोई पाइप से पड़ा है, ठीक है, गोल गोल है, और इसके अंतर्गत यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ये ए बिंदु नाम दे दीजिए। अब देखिए इसके अंतर्गत बात करते हैं कि ये जो ए बिंदु है, ये इस तली से किससे यहाँ तक पानी भरा हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ से ये जो है एच बिंदु, एच दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, एच दूरी पर है। और जो ये आपका अंतर्गत जो द्रव भरा गया है, इसके अंतर्गत इस प्रकार से यहाँ जो द्रव भरा है, उस द्रव की या द्रव का घनत्व, क्या घनत्व, डेंसिटी, वो क्या है दोस्तों, आपके रो है। ठीक है, रो से डिनोट किया जाता है तो रो कह दिया गया। और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो आपको पता ही है, जी है। ठीक है, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण है। तो अगर ए बिंदु पर प्रेशर पूछा जाए, यानी कि P ऑफ ए, प्रेशर एट ए बिंदु, तो प्रेशर जो होगा ए बिंदु के ऊपर वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, तो रो जी एच, यानी कि आपको हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, वही दाब को रिप्रेजेंट करता है। और यह कब रिप्रेजेंट करता है, जब आप वायुमंडलीय दाब को इंक्लूड नहीं करते हो। यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं कि वायुमंडलीय दाब नहीं है। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब नहीं है तब आपको ये फॉर्मूला देना है, कौन सा, रो जी एच। और अगर वायुमंडलीय दाब है तब क्या करना है, तो देखिए वायुमंडलीय दाब है, तो जब भी वायुमंडलीय दाब होगा तो प्रेशर होगा ए बिंदु पर कौन सा, तो रो जी एच तो होगा ही, साथ ही साथ जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह भी आ जाएगा, तो वायुमंडलीय दाब। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए अब आपके पास में ये दो फॉर्मूले हो गए कि द्रव के अंतर्गत आपको प्रेशर अगर निकालने की बात की जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो द्रव में प्रेशर कब, जब वायुमंडलीय दाब नहीं है तब आप कहोगे रो जी एच, और अगर वायुमंडलीय दाब आ जाए तब आप क्या कहोगे, तो रो जी एच प्लस वायुमंडलीय दाब। दूसरी बात यहाँ आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो भी आपका दाब लग रहा है द्रव के ऊपर या मतलब बर्तन में, द्रव जिस भी बर्तन में भरा गया, उस बर्तन में जो दाब लग रहा है वो उस बर्तन की आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि द्रव का दाब बर्तन
बर्तन के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि भाई साहब जो भी द्रव का दाब है वो बर्तन के आकार या आकृति पर डिपेंड नहीं करता है कि आकृति कैसी है, या आकार बड़ा है तो ज़्यादा प्रेशर या बड़ा है तो कम, या ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको डिपेंड, जो द्रव का दाब जो डिपेंड करता है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, उस द्रव के बिंदु का हाइट कितनी है, यानी वो कितनी ऊंचाई पर या कितनी गहराई पर है, इसके ऊपर ही केवल डिपेंड करता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बार हम द्रव के बारे में, जो दाब के बारे में पढ़ा, उसे रिवाइज कर लेते हैं। दाब देखिए दोस्तों, दाब बराबर होता क्या है, तो बल बटे क्षेत्रफल। इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है कि किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम दाब कहते हैं। दाब की जो एसआई मात्रक या एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल कहा जाता है। ये पास्कल एक ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक था जिसने क्या करा था, द्रव के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, और उन्हीं के सम्मान में जो है दाब का मात्रक क्या बना दिया गया है, पास्कल बना दिया गया है। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम होता है, अगर क्षेत्रफल घटता है तो दाब बढ़ता है। वो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और एक डायग्राम के माध्यम से दोनों ओर से समझा दिया है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगर बल को हम कांस्टेंट यानी नियत मान लें तो आपका जो है द्रव या दाब जो है, प्रेशर जो है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। ठीक है, दाब जो है दोस्तों आपके क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि द्रव में जो दाब होता है वो क्या होता है। तो देखिए, द्रव में दाब क्या होगा, द्रव के द्वारा बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही द्रव का दाब कहते हैं। और द्रव में जो दाब होता है वो उसके अंतर्गत उपस्थित पदार्थ जो है, द्रव पदार्थ है, उसके भार के कारण होता है। उसके जो कण है उनके भार है, जो उसका वेट है, उसके कारण दाब होता है। ठीक है, और ये फिर मैंने जो है आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया कि कैसे लगता है प्रेशर। एक बिंदु के द्वारा जो द्रव बिंदु होता है वो रैंडमली मोशन कर सकता है, रैंडमली जो है दोस्तों वो अनियमित रूप से गति करता है, तो इस वजह से उसका चारों ओर ही प्रेशर लगता है। अगर वायुमंडलीय दाब को आप गिनते नहीं है, यानी कि आपका जो भी बर्तन है वो ऊपर से ढका हुआ है, यानी उसके ऊपर अब जो है वायुमंडलीय प्रेशर नहीं आ सकता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आ सकता, तब आप जो है फॉर्मूला क्या देंगे, PA = ρgh। और अगर आपके जो है आपने क्या करा, बर्तन ढका हुआ नहीं है, बर्तन जो है ऊपर से खुला है। देखिए मैं दो तरह से बता देता हूँ। एक तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये प्लेट रख दी गई है, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पानी तक नहीं पहुँचेगा, वो इस प्लेट पर लगेगा, यहाँ पानी पर नहीं पहुँच पाएगा। और एक है मान लीजिए इस प्रकार से खुले में पानी पड़ा, तो यहाँ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंचेगा। तो जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो वहां पर अगर प्रेशर निकालने का बोले किसी बिंदु पर, तो आप कहेंगे ρgh। अगर वायुमंडलीय दाब इंक्लूड कर दिया जाए तो आप उसको क्या करोगे, इंक्लूड कर दोगे। बस इतना फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है कि जो द्रव का दाब होता है वो बर्तन के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है कि बर्तन की आकृति कैसी है, बर्तन का आकार कैसा है। वह केवल और केवल डिपेंड करता है किस पर, कि जो बिंदु है उसकी गहराई या ऊंचाई कितने पर है। तो बस केवल आपको क्या याद रखना है, उसकी h आपको पता होनी चाहिए, बाकी चीजों से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।